नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल A to Z इन्फॉर्मेशन में। असफलता के 30 प्रमुख कारण, इनमें से कितने आपको पीछे धकेल रहे हैं? जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि बहुत से लोग गंभीरता से प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। विडंबना यह है कि ज़्यादातर लोग असफल होते हैं और बहुत कम ही लोग सफल हो पाते हैं। मुझे एक बार हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण का अवसर मिला और उनमें से 98% लोग असफलता की श्रेणी में थे। मेरे विश्लेषण ने यह साबित किया कि असफलता के पीछे 23 प्रमुख कारण होते हैं। विश्लेषण से वे 13 प्रमुख सिद्धांत भी सामने आए जिनके द्वारा लोग दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। इस अध्याय में असफलता के 30 मुख्य कारणों को विस्तार से वर्णन किया गया है। नंबर 1, हानिकारक आनुवंशिक पृष्ठभूमि। ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जिसके मन की शक्ति कमजोर हो। यह फिलॉसफी इस कमजोरी को दूर करने का केवल एक ही तरीका सुझा सकती है, मास्टरमाइंड की सहायता। बहरहाल इस बात पर का लाभ उठाएं कि यह असफलता के 30 कारणों में से एकमात्र कारण है जिसे व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। नंबर 2, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसका कोई केंद्रीय लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य नहीं होता जिस पर वह निशाना साधे। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया उनमें से 98% के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनका असफलता का मुख्य कारण था। नंबर 3, औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम ऐसे आदमी को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो उदासीन है और जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता और जिसमें कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं है। नंबर 4, अपर्याप्त शिक्षा। यह एक ऐसी कमी है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री ही काफ़ी नहीं होती। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जिसने वह चीज़ पाना सीख लिया है जो वह जीवन में पाना चाहता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही शामिल नहीं है। लोगों को सिर्फ उनके ज्ञान के लिए पैसे नहीं मिलते बल्कि इस बात के लिए पैसे मिलते हैं कि वे अपने ज्ञान का किस तरह उपयोग करते हैं। नंबर 5, आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन समय पर नियंत्रण से आता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो आप खुद से हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होने पर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। नंबर 6, बुरा स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता। बुरे स्वास्थ्य के कारण पर काबू पाया जा सकता है। इनमें मुख्य हैं: 1, हानिकारक भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में लेना। 2, विचार की बुरी आदतें, नकारात्मक बातें बोलना। 3, सेक्स की अधिकता या उसका गलत प्रयोग। 4, उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव। 5, गलत तरीके से सांस लेने के कारण स्वस्थ हवा की अपर्याप्त पूर्ति। नंबर 7, बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाता है उसी तरह पेड़ उगेगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगति का परिणाम होता है। नंबर 8, टाल मटोल। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। टाल मटोल करने वाला आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिलेगा। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत करें, समय कभी पूरी तरह से सही नहीं होता। जहां आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दे और आपके पास जो औजार है उन्हीं से काम करना शुरू कर दे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। नंबर 9, लगन का अभाव। हम में से अधिकांश लोग शुरू करने में तो अच्छे होते हैं परंतु अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमजोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की यह आदत होती है कि वे पराजय की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। यह व्यक्ति जो लगन को अपना मंत्र बनाता है यह पाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। असफलता लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। नंबर 10, नकारात्मक व्यक्तित्व। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपनों से दूर कर देता है। सफलता शक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है और शक्ति दूसरे लोगों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्तित्व से सहयोग नहीं मिलता। नंबर 11, काम इच्छा पर नियंत्रण का अभाव।
सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली है जिनसे लोग कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। चूंकि यह सबसे सशक्त भाव है, इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलना चाहिए। नंबर 12, कुछ नहीं के बदले बहुत कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को पागल बना देती है। इसका परिणाम 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के अध्ययन में पाया जा सकता है, जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्जिन पर जुआ खेलकर पैसे बनाने की कोशिश की। नंबर 13, निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं, और अगर वे उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे या तो निर्णय ही नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपने निर्णय बदल देते हैं और पल भर में बदल लेते हैं। अनिर्णय और टाल मटोल जुड़वा भाई हैं। जहां एक मिलेगा आमतौर पर दूसरा भी वही मिलेगा। इन जुड़वा भाइयों को मार डालें इससे पहले कि वे आपको असफलता के खूंटे से बांध दें। नंबर 14, 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक। अंतिम अध्याय में इन डरों को विश्लेषण किया गया है। अपनी सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग करने से पहले आपको इन डरों को जीतना होगा। नंबर 15, विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। यह असफलता का सबसे आम कारण है। विवाह का रिश्ता लोगों को अंतरंग रूप से करीब लाता है। जब तक यह रिश्ता सुखद तालमेल का न हो, असफलता निश्चित रूप से आपका पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह असफलता का एक ऐसा रूप होगा जिसमें दुख और कष्ट है, जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्षणों को नष्ट कर देते हैं। नंबर 16, अति सावधानी। वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीजें चुनकर ले जा चुके हैं। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी की कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचें। यह न भूले कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। नंबर 17, बिजनेस में सहयोगियों का गलत चुनाव। यह बिजनेस में असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में आपको ऐसे नियोक्ता चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी जो आपको प्रेरणा दे और जो समय बुद्धिमान एवं सफल हो। हम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके साथ हम करीबी संपर्क में रहते हैं। ऐसा नियोक्ता चुनें जो अनुसरण करने लायक हो। नंबर 18, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। अंधविश्वास डर का एक रूप है। यह अज्ञान की निशानी भी है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने दिमाग खुले रखते हैं और किसी चीज़ से नहीं डरते। नंबर 16, व्यवसाय का गलत चुनाव। कोई आदमी किसी ऐसी लाइन में सफल नहीं हो सकता जिसे वह पसंद न करता हो। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा व्यवसाय चुनना जिसमें आप अपने आप को पूरे उत्साह से झोंक सके। नंबर 20, प्रयास में एकाग्रता का अभाव। सभी व्यवसायियों को थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में निपुण नहीं होता। अपने सभी प्रयासों को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित और एकाग्र करें। नंबर 21, फिजूल खर्ची की आदत। फिजूल खर्च आदमी कभी सफल नहीं हो सकता और इसका प्रमुख कारण यह है कि वह हमेशा गरीबी के डर में से जीता है। अपनी राय में से एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा अलग रखकर नियोजित बचत की आदत विकसित करें। जब आप व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री में सौदेबाजी करेंगे तो बैंक में रखा पैसा आपको साहस की सुरक्षित आधारशिला होगा। पैसे के बिना आपको वह लेना होगा जो आपको दिया जा रहा है और आपको वह पाकर खुशी होगी। नंबर 22, उत्साह का अभाव। उत्साह के बिना कोई भी विश्वास नहीं जगा सकता। यही नहीं, उत्साह सकारात्मक होता है और जिसमें वह नियंत्रित अवस्था में होता है उस व्यक्ति का आमतौर पर सभी लोग स्वागत करते हैं। नंबर 23, बंद दिमाग वाला आदमी अपवाद स्वरूप ही आगे बढ़ पाता है। असहिष्णुता का अर्थ यह है कि उसने ज्ञान हासिल करना बंद कर दिया है। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप पर जाति, धर्म, राजनीतिक विचारों के मतभेद से संबंधित है। नंबर 24, असंयम। असंयम के सबसे विनाशकारी रूप भोजन, मदिरा और सेक्स की गतिविधियों से संबंधित है। इसमें से किसी में भी अति सफलता घातक होती है। नंबर 25, दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता। ज़्यादातर लोग जीवन में अपने पद और बड़े अवसर इस गलती के कारण गंवा देते हैं। इस कारण जितने लोग असफल होते हैं उतने बाकी सभी कारणों को मिला देने पर भी नहीं होते। यह एक ऐसी गलती है जो कोई भी समझदार बिजनेस का लीडर सहन नहीं करेगा। नंबर 26, शक्ति जिसे आपने अपने प्रयासों से हासिल न किया हो। दौलतमंद लोगों के पुत्र पुत्रियों और बाकी लोग जिन्होंने धन विरासत में हासिल किया है और जिसे न उन्होंने खुद कमाया और न ही वे उसके योग्य हैं, ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति जिसे उसने खुद धीरे धीरे हासिल न किया हो सफलता के लिए घातक है। फटाफट अमीरी गरीबी से भी अधिक खतरनाक है।
नंबर 27, जानबूझकर की गई बेईमानी। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। परिस्थितियों के दबाव के कारण जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई भी क्षणिक तौर पर बेईमानी कर सकता है और इससे कोई स्थायी हानि नहीं होती। परंतु ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है। देर सवेर उसे अपने कार्यों का फल मिलेगा और इसका परिणाम यह हो सकता है कि उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए या वह अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठे। नंबर 28, घमंड और अहंकार। ये दोनों लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर करने की चेतावनी देती हैं। ये सफलता के लिए घातक हैं। नंबर 29, सोचने की बजाय अनुमान लगाना। ज़्यादातर लोग इतने उदासीन या आलसी होते हैं कि वे सही सोचने के लिए आवश्यक दूसरे तथ्य हासिल करने का कष्ट नहीं उठाते। वे अंदाजे के आधार पर आए विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट निर्णय करना पसंद करते हैं। नंबर 30, पूंजी का अभाव। यह उन लोगों में असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतरते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के झटके को सहन करने के लिए पूंजी का पर्याप्त रिजर्व नहीं होता, जिसके द्वारा वे अपने आप को बाजार में तब तक बनाए रखे जब तक कि उनकी प्रतिष्ठा स्थापित न हो जाए। नंबर 31, इसमें आप असफलता के उस विशिष्ट कारण को लिख ले जिससे आप पीड़ित हैं, परंतु जो इस सूची में शामिल नहीं है। असफलता के 30 प्रमुख कारणों में जीवन की विडंबना का वर्णन मिलता है, जो लगभग हर उस आदमी के बारे में सही है जिसने कोशिश की है और जो असफल हुआ है। यह सहायक होगा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सके जो आपको अच्छी तरह से जानता हो कि वह आपके साथ इस सूची को पढ़े और असफलता के 30 कारणों के संदर्भ में आपका विश्लेषण करें। अगर आप इसे अकेले आजमाना चाहते हैं तो कोई भी हर्ज नहीं है, परंतु अधिकांश लोग अपने आप को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो जो नहीं कर पाते। असफलता के 30 प्रमुख कारणों में जीवन की विडंबना का वर्णन मिलता है, जो लगभग हर उस आदमी के बारे में सही है जिसने कोशिश की है और जो असफल हुआ है। यह सहायक होगा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सके जो आपको अच्छी तरह से जानता हो कि वह आपके साथ इस सूची को पढ़े और असफलता के 30 कारणों के संदर्भ में आपका विश्लेषण करे। अगर आप इसे अकेले आजमाना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, परंतु अधिकांश लोग अपने आप को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो जो ऐसा नहीं कर पाते। सबसे पुरानी सलाह है, इंसान अपने आप को जानो। अगर आप सामान को सफलतापूर्वक बेचना चाहते हैं तो आपको सामान का ज्ञान होना चाहिए। यह व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के बारे में भी उतना ही सही है। आपको अपनी सारी कमजोरियां पता होनी चाहिए ताकि या तो आप उन पर नियंत्रण कर सके या उन्हें पूरी तरह दूर कर सके। आपको अपनी शक्तियां भी मालूम होनी चाहिए ताकि आप अपनी सर्विस बेचते समय उनकी तरफ सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सके। आप अपने आप को सिर्फ सटीक विश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। अपने बारे में अज्ञान की मूर्खता एक युवक ने दिखाई जब उसने एक पद के लिए एक प्रसिद्ध बिजनेस मैनेजर के पास आवेदन किया। उसने तब तक तो अच्छा प्रभाव जमाया जब तक उससे यह नहीं पूछा गया कि वह कितने तनख्वाह की उम्मीद करता है। उसने जवाब दिया कि उसने अपने दिमाग में कोई निश्चित राशि नहीं सोची है। मैनेजर ने इस पर कहा, हम आपको उतना वेतन देंगे जितना हम सोचते हैं, परंतु इससे पहले हम 1 सप्ताह तक आपका काम देखेंगे। मैं यह नहीं स्वीकार करूंगा। आवेदक ने जवाब दिया, जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर मुझे उससे ज़्यादा मिलते हैं। इससे पहले कि आप अपने वर्तमान पद की तनख्वाह में बढ़ोतरी के बारे में सौदेबाजी करें या कहीं और नौकरी की तलाश करें, यह सुनिश्चित कर ले कि आपको अभी जितना मिलता है आपका मूल्य उससे अधिक है। अधिक पैसा कमाने की बात अलग है। हर आदमी ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, परंतु यह पूरी तरह से भिन्न बात है कि आवक मूल्य अधिक हो। कई लोग अपनी इच्छाओं को अपनी उचित तनख्वाह मानने की गलती कर बैठते हैं। आपकी आर्थिक आवश्यकताओं या इच्छाओं का आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप उपयोगी सर्विस देने में कितने योग्य हैं या आप में दूसरों को इस तरह से सर्विस प्रदान करने और प्रेरित करने की कितनी क्षमता है। अपने आप की एक सूची बनाएं। 28 प्रश्न जिनका आपको जवाब देना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण व्यक्तिगत सर्विसेज की प्रभावी मार्केटिंग के लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि सामान की वार्षिक सूची बनाना। इससे भी बड़ी बात यह है कि वार्षिक विश्लेषण में आपकी गलतियों में कमी और आपके गुणों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जीवन में आदमी या तो आगे बढ़ता है या उसी जगह पर खड़ा रहता है या फिर पीछे रह जाता है। इंसान का लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ना होना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण बताएगा कि प्रगति हुई है या नहीं, अगर हुई है तो कितनी। इससे यह भी पता चलेगा कि आपको कहीं कोई कदम पीछे की तरफ तो नहीं उठाया है। व्यक्तिगत सर्विस की प्रभावी मार्केटिंग के लिए आगे की तरफ बढ़ना आवश्यक है, चाहे प्रगति की रफ्तार धीमी ही क्यों न हो।
आपका वार्षिक आत्मविश्लेषण हर साल के अंत में किया जाना चाहिए ताकि आप इसमें किए जाने वाले किसी भी सुधार को नए वर्ष के संकल्पों में शामिल कर सकें। यह सुधार आपको विश्लेषण के बाद समझ में आएगा। अपने आप की सूची बनाते समय खुद से नीचे दिए गए सवाल पूछें और अपने जवाबों की जांच करते समय किसी आदमी की मदद लें जो आपको इस बारे में खुद को धोखा न देने दे। व्यक्तिगत सूची के लिए आत्मविश्लेषण प्रश्नावली। नंबर 1, क्या मैंने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है जो मैंने इस साल बनाया था? आपको हर साल एक निश्चित वार्षिक लक्ष्य बनाना चाहिए जो आपके जीवन के प्रमुख लक्ष्य का एक हिस्सा हो। नंबर 2, क्या मैंने सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की वह सर्विस दी है जिसे देने में मैं सक्षम हूँ, या क्या मैंने इस सेवा के लिए किसी हिस्से में सुधार किया है? नंबर 3, क्या मैंने सेवा में वह सर्वश्रेष्ठ संभव क्वालिटी दी है जो मैं दे सकता हूँ? नंबर 4, क्या मेरा व्यवहार हमेशा तालमेल और सहयोग कर रहा है? नंबर 5, क्या मैंने टाल मटोल की आदत को अपनी कार्यकुशलता में कमी करने की इजाज़त दी है और अगर ऐसा है तो किस हद तक? नंबर 6, क्या मैंने अपने व्यक्तित्व में सुधार किया है, अगर हाँ तो किस तरीके से? नंबर 7, क्या मैंने अपनी योजनाओं को लगन से अंत तक सफलतापूर्वक किया है? नंबर 8, क्या मैंने हमेशा तत्काल और निश्चित निर्णय लिए हैं? नंबर 9, क्या मैंने 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक को अपनी कार्यकुशलता में कमी करने की इजाज़त दी है? नंबर 10, क्या मैं कभी अति सावधान या अति कम सावधान रहा हूँ? नंबर 11, क्या मैं कार्यस्थल पर मेरे सहयोगियों के साथ मेरे संबंध सुखद हैं या दुखद? अगर वह दुखद है तो क्या गलती आंशिक रूप से या पूरी तरह से मेरी है? नंबर 12, क्या मैंने प्रयास में एकाग्रता की कमी की वजह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाया है? नंबर 13, क्या मैं सभी विषयों में खुले दिमाग से सोचता हूँ और सहिष्णु रहा हूँ? नंबर 14, क्या मैंने सर्विस देने की अपनी योग्यता में किस तरह सुधार किया है? नंबर 15, क्या मैंने अपनी किसी आदत से असंयम का परिचय दिया है? नंबर 16, क्या मैंने किसी भी रूप में या तो खुलकर या फिर गोपनीय रूप से अहंकार प्रदर्शित किया है? नंबर 17, क्या अपने सहयोगियों के प्रति मेरा व्यवहार ऐसा है जिससे वे मेरा सम्मान करने के लिए प्रेरित हों? नंबर 18, क्या मेरे विचार और निर्णय अंदाजे पर आधारित हैं, आय फिर विश्लेषण और सटीक विचारों पर आधारित है? नंबर 19, क्या मैंने अपने समय, अपने खर्च और अपनी आमदनी का बजट बनाने की आदत का पालन किया है और क्या मैं इन बजटों में अनुदार रहा हूँ? नंबर 20, मैंने कितना समय लाभहीन प्रयासों में लगाया है जिसका मैं बेहतर लाभ उठा सकता हूँ? नंबर 21, मैं अपने समय पर का किस तरह से नया बजट बना सकता हूँ और अपनी आदतों को किस तरह से बदल सकता हूँ ताकि मैं अगले साल अधिक प्रभावी बन जाऊँ? नंबर 22, क्या मैं ऐसा कोई व्यवहार करने का दोषी हूँ जिससे मेरी अंतर आत्मा कच उठती हो? नंबर 23, किस तरह से मैं उससे अधिक और बेहतर सर्विस दे सकता हूँ जिसके लिए मैंने धन प्राप्त हो रहा है? नंबर 24, क्या मैंने किसी के प्रति अन्याय किया है और यदि हाँ तो किस तरह? नंबर 25, अगर मैं वर्ष भर के लिए अपने समय की सर्विसेज को खरीदूं तो क्या मैं इस खरीद से संतुष्ट रहूंगा? नंबर 26, क्या मैं सही व्यवसाय में हूं, अगर नहीं तो क्यों? नंबर 27, क्या मेरी सर्विसेज का खरीदार मेरे द्वारा दी गई सर्विस से संतुष्ट है और अगर नहीं तो क्यों? नंबर 28, सफलता के मूलभूत सिद्धांतों पर मेरी वर्तमान रेटिंग क्या है? इस रेटिंग को ईमानदारी और स्पष्टता से बनाएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति से चेक करवा लें जो निष्पक्षता से सटीक जांच कर सके। इस अध्याय में दी गई जानकारी पढ़ने और हृदय में उतारने के बाद अब आप तैयार हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए व्यवहारिक योजना बना सके। इस अध्याय में व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री की योजना बनाने के लिए अनिवार्य हर सिद्धांत का पूर्ण विवरण मिलेगा। इसमें लीडरशिप के प्रमुख तत्व, लीडरशिप में असफलता के सबसे आम कारण, लीडरशिप के अवसर वाले क्षेत्रों का विवरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में असफलता के प्रमुख कारण और आत्मविश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रश्न शामिल हैं। सटीक जानकारी को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इसकी उन सभी लोगों को ज़रूरत होगी जो व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग करके अमीर बनने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, जिन्होंने अपनी दौलत गंवा दी है या जो पैसा कमाना अभी शुरू ही कर रहे हैं। उनके पास अमीरी के बदले में देने के लिए व्यक्तिगत सर्विसेज के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए यह अनिवार्य है कि उनके पास वह सारी व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध हो जिसके द्वारा वे अपनी सर्विसेज की लाभदायक मार्केटिंग कर सके। यहाँ पर दी जा रही जानकारी को अच्छी तरह से समझना और पूरी तरह आत्मसात करना समय की सेवाओं की मार्केटिंग में सहायक होगा। इसके अलावा इससे आप में वह
सामर्थ्य भी विकसित होगा, जिसके द्वारा आप दूसरे लोगों का बेहतर विश्लेषण कर सके और उनके बारे में बेहतर निर्णय ले सके। यह जानकारी पर्सनल डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर और दूसरे एग्जीक्यूटिव के भी काम आएगी, जो प्रभावी संगठनों के लिए कर्मचारियों का चुनाव करते हैं। अगर आपको इस बारे में शंका हो तो इसकी शक्ति की जांच करने के लिए आत्मविश्लेषण के 28 प्रश्नों के जवाब लिखना शुरू कर दें। अमीर बनने के अवसर कहाँ और कैसे मिल सकते हैं? अब हमने उन सिद्धांतों का विश्लेषण कर लिया है जिनके द्वारा अमीर बना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से अब हम पूछेंगे, हमें इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए अच्छे अवसर कहाँ मिल सकते हैं। आइए अपने गुणों की सूची निकाल लें और देखें कि पश्चिमी समाज आपको कितना अमीर बना सकता है, चाहे आपका लक्ष्य सामान्य अमीर बनना हो या बेहद अमीर बनना हो। शुरुआत में हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि हम एक समाज में रहते हैं जहां कानून का पालन करने वाले हर नागरिक को विचार और कार्य की स्वतंत्रता है, जो दुनिया के किसी देश की तुलना में अधिक है। हम में से अधिकांश इस स्वतंत्रता के लाभों की सूची नहीं बनाई है। हमने कभी अपनी असीमित स्वतंत्रता की तुलना दूसरे देशों की सीमित स्वतंत्रता से नहीं की है। यहाँ पर विचार की स्वतंत्रता है, राजनीति में स्वतंत्रता है और बिजनेस, प्रोफेशन या नौकरी चुनने की स्वतंत्रता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी मनचाही संपत्ति या जायदाद बनाने की स्वतंत्रता है। अपने घर का स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, विवाह में स्वतंत्रता है। अपने घर का स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, विवाह में स्वतंत्रता है। सभी प्रजातियों के लिए समान अवसर की स्वतंत्रता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने की स्वतंत्रता है। अपने पसंद के भोजन की स्वतंत्रता है और यह स्वतंत्रता भी है कि हम जीवन में किसी भी पद के लिए लक्ष्य बना सकते हैं जिसके लिए हमने तैयारी की है, चाहे वे अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ही क्यों न हो। हमारे पास अन्य स्वतंत्रताएं भी हैं, परंतु यह सूची सबसे प्रमुख स्वतंत्रताओं का विहंगम दृश्य प्रदान करेगी जिसमें अवसरों की बाहुल्यता है। स्वतंत्रता का लाभ अधिक स्पष्ट तब नजर आता है जब हम यह देखते हैं कि अमेरिका ही एक ऐसा मात्र देश है जो हर नागरिक को, चाहे वह वहाँ का मूल निवासी हो या उसके बाद में यहाँ की नागरिकता ली हो, इतनी अधिक और विविध स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। आइए अब हम उन वरदानों को गिने जो इस विराट स्वतंत्रता में हमें प्रदान किए हैं। उदाहरण के लिए औसत अमेरिकी परिवार को ले लें, जिसका अर्थ औसत आमदनी वाले परिवार को, और उन लाभों को गिने जो परिवार के हर सदस्य के अवसर और प्रचुरता के इस देश में उपलब्ध है। विचार व कार्य की स्वतंत्रता के बाद भोजन, वस्त्र और आवास आते हैं, जो जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। नंबर 1, भोजन। चूंकि पश्चिमी सभ्यता के परिवार के पास असीमित स्वतंत्रता उसके दरवाजे पर उपलब्ध है, इसलिए यह दुनिया में कहीं भी मिलने वाले भोजन का चुनाव कर सकता है जिसकी कीमत उसकी पहुंच में हो। नंबर 2, आवास। यह परिवार एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहता है जो भाप से गर्म होता है। यह बिजली की रोशनी है और जहां गैस द्वारा भोजन पकाया जाता है। ब्रेकफास्ट में वे जो टोस्ट खाते हैं वह इलेक्ट्रिक टोस्टर से सेका गया है। इसकी कीमत केवल कुछ डॉलर है। अपार्टमेंट की सफाई वैक्यूम क्लीनर से होती है जो बिजली से चलता है। किचन में हर समय गर्म और ठंडा खाना उपलब्ध है। भोजन को ठंडा रखने के लिए फ्रिज है जो बिजली से चलता है। पत्नी अपने बाल बनाती है, कपड़े धोती है और प्रेस करती है तथा इसके लिए वह बिजली से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करती है जो दीवार में लगे एक प्लग में तार लगाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। पति अपनी दाढ़ी बिजली के शेवर से बनाता है और उन्हें दुनिया भर में 24 घंटे मुफ्त मनोरंजन मिलता है जो टेलीविजन का स्विच दबाते ही शुरू हो जाता है। नंबर 3, वस्त्र। पश्चिमी सभ्यता में हर स्थान पर औसत वस्त्र पहनने वाले लोग मिल जाते हैं। भोजन, वस्त्र और आवास की सिर्फ 3 मूलभूत आवश्यकताओं का जिक्र किया गया है। औसत पश्चिमी समाज के नागरिक को कई अन्य लाभ और अधिकार भी उपलब्ध हैं जो उन्हें कम प्रयास में हासिल हो सकते हैं, जबकि वे इसके लिए 8 घंटे प्रतिदिन से अधिक श्रम न करें। वह चमत्कार जिसने ये वरदान किए। जब वे वोट मांगते थे तो हम अक्सर राजनेताओं को स्वतंत्रता की बातें करते हुए सुनते हैं, परंतु शायद ही कभी वे इस स्वतंत्रता के स्रोत या इसकी प्रकृति के समुचित विश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रयास करते हैं या इसके लिए इतना समय निकालते हैं। मुझे इस अदृश्य शक्ति के स्रोत और प्रकृति के विश्लेषण का अधिकार है क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं 50 वर्षों से भी अधिक समय से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस शक्ति को संगठित किया है और जिनमें से कई आज भी इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। मानवता के इस रहस्यमय इतिहासकारी का नाम पूंजी है। पूंजी में न सिर्फ धन आता है बल्कि अधिक स्पष्ट रूप से इसमें अधिक व्यवस्थित बुद्धिमान लोगों के समूह आते हैं जो जनता के हित में और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए धन का बेहतर प्रयोग करने के तरीकों की योजना बनाते हैं। इस समूह में वैज्ञानिक, शिक्षाविद, केमिस्ट, आविष्कारक,
बिजनेस विश्लेषक, पब्लिसिटी मैन, आवागमन विशेषज्ञ, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और उद्योग धंधों के सभी क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले लोग आते हैं। ये लोग हर क्षेत्रों में प्रयासों का नेतृत्व करते हैं, प्रयोग करते हैं और निशान छोड़ जाते हैं। वे कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल का समर्थन करते हैं और अच्छी सड़कें बनाते हैं, अखबार छापते हैं, सरकार का अधिकांश खर्च उठाते हैं और बहुतेरे डिटेल्स का ध्यान रखते हैं जो मानवीय प्रकृति के लिए अनिवार्य है। संक्षेप में कहा जाए तो पूंजीपति हमारी सभ्यता के मस्तिष्क हैं, क्योंकि वे उस पूरे तंत्र की पूर्ति करते हैं जिनमें सारी शिक्षा, ज्ञान और मानवीय प्रगति समाहित है। मस्तिष्क के बिना धन हमेशा खतरनाक होता है, परंतु जब इसका उचित उपयोग किया जाता है तो यह सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व बन जाता है। अगर पूंजी की सहायता न हो तो एक परिवार को अपने लिए साधारण नाश्ता जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात की कल्पना से आपको यह समझ में आ जाएगा कि संगठित पूंजी का कितना महत्व होता है। चाय के लिए आपको चीन का भारत की यात्रा करनी होगी, जो अमेरिका से बहुत दूर है। जब तक कि आप बहुत अच्छे तैराक न हो, आप लौटते समय की यात्रा से थक जाएंगे। फिर एक और समस्या आपके सामने आएगी। अगर आपके पास समुद्र पार करने और तैरने की साहसिक शक्ति हो तो आप किसी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। शक्कर के लिए आपको क्यूबा की एक और समुद्री यात्रा पर जाना होगा या फिर ऊटा के शुगर बीट खंड की लंबी पैदल यात्रा पर जाना होगा। परंतु फिर भी हो सकता है कि आपको शक्कर का उत्पादन करना आवश्यक हो। हम इस बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं कि अमेरिका में कहीं भी ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचने के लिए शक्कर को रिफाइल करने, ट्रांसपोर्ट करने और डिलीवरी करने के लिए कितने तामझाम की ज़रूरत होती है। अंडे आप अपने करीबी फार्म से ले जा सकते हैं, परंतु अगर आप ग्रेप फ्रूट चाहते हैं तो आपको फ्लोरिडा की लंबी पैदल यात्रा करनी होगी। ड्राई सीरियल को तो आपने अपने मेन्यू से हटाया ही नहीं होगा, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए पुरुषों के प्रशिक्षित संगठनात्मक श्रम और उचित मशीनरी की जरूरत होती है। इन सभी चीज़ों के लिए पूंजी की जरूरत होती है। आराम करते समय आप दक्षिण अमेरिका की दिशा में तैर सकते हैं, जहां आप 2-4 केले ले सकते हैं, और आप लौटते समय नज़दीकी फार्म से, जहां डेयरी भी हो, बटर और क्रीम भी ला सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपका परिवार आराम से बैठकर नाश्ते का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएगा। यह हास्यास्पद लगता है न, परंतु अगर हमारे पास पूंजीवादी तंत्र न हो तो इन आम भोज्य पदार्थों को अपने नाश्ते में शामिल करने का यही इकलौता संभव तरीका होगा। सामान्य नाश्ते के आइटमों की तुलना में जब हम रेलवे और समुद्री जहाज बनाने और उनके रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में सोचते हैं तो हम दहल जाते हैं, क्योंकि यह राशि हमारी कल्पना से परे है। यह अरबों खरबों डॉलर है, जबकि इसमें जहाज़ों और रेलों के प्रशिक्षित पूंजीवादी अमेरिका में आधुनिकता सभ्यता की आवश्यकताओं का सिर्फ एक हिस्सा है। आवागमन के लिए पहले यह जरूरी नहीं है कि ज़मीन से कुछ जगाया जाए या मार्केट के लिए उत्पादन किया जाए। इसके उपकरणों, मशीनरी, पैकिंग, मार्केटिंग और करोड़ों लोगों के लिए करोड़ों डॉलर और लगेंगे। समुद्री जहाज और रेलगाड़ी धरती पर अपने आप नहीं उग जाते और अपने आप काम नहीं करने लगते। वे सभ्यता की पुकार सुनकर आते हैं, और वे उन लोगों के श्रम, कुशलता और संगठन शक्ति के द्वारा आते हैं जिनमें कल्पना है, विश्वास है, उत्साह है, निर्णय करने की शक्ति है और लगन है। इन लोगों को पूंजीपतियों के नाम से जाना जाता है। देने की इच्छा से, लाभ कमाने और अमीर बनने की इच्छा से प्रेरित होती है, और चूंकि वे ऐसी सेवा प्रदान करते हैं जिसके द्वारा बिना सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वे बहुत अमीर बन जाते हैं। रिकॉर्ड को साफ और समझ में आने योग्य सरल बनाते हुए मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि यह पूंजीपति वही लोग हैं जिनके बारे में हम में से अधिकांश लोगों ने सॉप बॉक्स के वक्ताओं को बोलते सुना है। यह वही हैं जिन्हें क्रांतिकारी, रेक्टियर्स, बेईमान राजनेता और भ्रष्ट श्रमिक नेता, शोषक और अमानवीय या बाल स्ट्रीट कहते हैं। मैं यहाँ पर किसी समूह या अर्थशास्त्र के किसी तंत्र की वकालत या विरोध नहीं कर रहा हूँ। इस पुस्तक का लक्ष्य है एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए मैं आधी सदी से अधिक तक पूरी निष्ठा से समर्पित हूँ। उन सभी को यह ज्ञान प्रदान करना, उन सभी के सामने वह सबसे विश्वसनीय फिलॉसफी प्रस्तुत करना जिसके माध्यम से लोग अमीर बन सकते हैं और जितने धनराशि वे कमाना चाहते हैं उतने धनराशि कमा सकते हैं। मैंने 2 चीज़ें बताने के लिए यहाँ पर पूंजीवादी तंत्र के आर्थिक लाभ का विश्लेषण किया है। पहला, इसलिए ताकि जो अमीर बनना चाहते हैं वे इस तंत्र को पहचान ले और खुद को उनके अनुरूप ढाल ले, जो अमीरी के सारे रास्ते को नियंत्रित करना है, चाहे आप कम अमीर बनना चाहते हो या बेहद अमीर। दूसरा, इसलिए ताकि आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिख जाए, जो राजनेता और वक्ता द्वारा आमतौर पर दिखाए जानबूझकर मुद्दे को मरोड़ कर पेश करते हैं और संगठित पूंजी के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे यह कोई जहरीला कोबरा।
यह एक पूंजीवादी देश है। यह पूंजी के प्रयोग द्वारा विकसित हुआ है और हम जो स्वतंत्रता और अवसर के वरदानों को लेने के अधिकार का दावा करते हैं, हम जो अमीर बनना चाहते हैं, यह बात जान लें कि अगर संगठित पूंजी ने इन लाभों को उपलब्ध न कराया होता तो आज हमारे पास अमीरी के अवसर नहीं होते। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अमीर लोग कम कार्य के बदले अधिक धन की मांग करते हैं, या फिर आप यह सोच सकते हैं कि आपके पास धनों का अंबार बिना काम किए लग जाएगा, यह एक स्वतंत्र दुनिया है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी काम किए बिना नहीं रह सकते और कुछ थोड़ा बहुत ही काम करते हैं। आपको इस स्वतंत्रता को समझने की जरूरत है। कुछ लोगों को गलतफहमी है इस बारे में। बस कुछ ही लोग इस बात को ढंग से समझते हैं कि जहां तक अमीर लोगों का सवाल है, वे लोग बिना प्रयास के अमीर नहीं बनते हैं। कानूनी रूप से अमीर बनने और अमीर बने रहने का केवल एक ही भरोसेमंद तरीका है, वह है उपयोगी सर्विस प्रदान करना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिसके द्वारा लोग सिर्फ संख्या की शक्ति द्वारा कानूनी रूप से अमीर बन सके या बदले में किसी रूप में मूल्य चुकाए बिना अमीर बन सके। एक नियम है जिसे अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहते हैं। यह एक सिर्फ सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि पत्थर की लकीर की तरह जिसे कोई नहीं काट सकता। इस नाम को चिन्हित कर ले और याद रखे कि यह राजनेता या राजनीतिक मशीन से कहीं अधिक बलशाली है। यह एक मजदूर संगठन के नियंत्रण से बाहर की चीज है। इसे किसी भी धूर्त घूसखोर या फिर किसी ऐसे गैर राजनीतिक द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। व्यापार में सम्मिलित हर व्यक्ति के खाते पर नजर रखी जाती है और हर रिकॉर्ड को नोट किया जाता है। यह याद रखें कि यह उपलब्ध जरूरतों का धन संचय करने की शुरुआत मात्र है। बहुत कम विलास की वस्तुओं और गैर जरूरी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। यह भी याद रखें कि यह तो अमीर बनने के स्रोतों की सिर्फ शुरुआत है। केवल कुछ विलासिताओं और गैर जरूरी चीज़ों का जिक्र किया गया है, परंतु याद रखें कि व्यापार के इन थोड़े से सामानों के उत्पादन, परिवहन और मार्केटिंग के व्यापार की वजह से लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों को रोजगार मिलता है, जो अपनी सर्विसेज के बदले में हर माह करोड़ों डॉलर प्राप्त करते हैं और विलासिता तथा आवश्यकताओं की वस्तुओं पर खुले हाथ से इसे खर्च करते हैं। खास तौर पर यह याद रखें कि व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं के इस विनिमय के पीछे अमीर बनने के प्रचुर अवसर सुलभ हैं। यहाँ स्वतंत्रता आपकी मदद करती है। इन व्यापारों को करने के लिए जितने भी प्रयास जरूरी हैं, उन्हें करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में योग्यता है, प्रशिक्षण है, अनुभव है, तो आप जो भी बड़ी धनराशि कमा सकते हैं। जो लोग बेहद अमीर बनने लायक सौभाग्यशाली नहीं है, वे कम अमीर तो बन ही सकते हैं। कोई भी नाम मात्र के श्रम के बदले में जीवन यापन कर सकता है। तो अब स्थिति आपके सामने है। अवसर ने आपके सामने अपना खजाना खोलकर रख दिया है। सामने से आइए वह चुने जो आप चाहते हैं। अपनी योजनाएं बनाइए, योजना के हिसाब से काम करें और लगन से उनका अनुसरण करें। पूंजीवादी समाज बाकी का काम कर देंगे। आप केवल इस बात पर भरोसा रखें। पूंजीवादी समाज हर इंसान को उपयोगी सेवा प्रदान करने और उस सेवा के मूल्य के अनुपात में अमीर बनने का अवसर देता है। सिस्टम किसी भी तरह से यह अधिकार नहीं छीनता, परंतु यह कोई आश्वासन नहीं देता कि बिना कुछ किए ही आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि यह सिस्टम स्वयं अर्थशास्त्र के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जो बिना कुछ दिए हासिल करने के सिद्धांत को न तो पहचानता है, न ही इसे लंबे समय तक सहन करता है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत प्रकृति ने बनाया है। वहाँ कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जहाँ इसने उल्लंघन करने वाले दरखास्त दे सके। इस सिद्धांत ने दोनों पक्षों है, जिसका उल्लंघन करने पर नुकसान भी होता है और ढंग से पालन करने पर पुरस्कार भी मिलता है। इस सिद्धांत को खारिज नहीं किया जा सकता। यह उतना ही बड़ा सत्य है जितना आसमान में टिमटिमाते हुए तारे, और उसी प्रकृति का हिस्सा है जो तारों को नियंत्रित करता है। आपके अंदर यह प्रश्न आ सकता है, कोई हो सकता है जो इस नियम को पालन करने से मना कर दे। निश्चित तौर पर हम एक स्वतंत्र समाज में रहते हैं जहाँ आप समान अधिकार पाते हैं, किसी नियम को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तब क्या होगा? तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि अधिक संख्या में लोग एक साथ इस सिद्धांत को नज़रअंदाज न करें। ये सिद्धांत सिर्फ कुछ समय के अनुभव से ही नहीं निकलते, पर इनमें वर्षों की कड़ी मेहनत लगती है। धन्यवाद। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।